Okay. Good evening, sir. Good evening, Chetna. Good evening, sir. Good evening. So basically, we have started a new chapter in microeconomics in the last class. That was theory of demand. उम्मीद है कि इससे पहले के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम लोग कवर कर रहे थे. होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं होगा. मुझे निष्कर्ष ने आप बताया कि आप में से किसी को डाउट है उसके लिए हमें सेशन अरेंज करना है. तो आपको किसको किसको डाउट है? नाइशा, मेरा ख्याल है नाइशा को एक सेशन चाहिए एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए और डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए. नाइशा सर मैंने नहीं करा मैसेज. सॉरी सर मैंने नहीं किया था. अच्छा, आपने नहीं किया था. ओके, तो मेरा ख्याल है फिर अनवी होंगी पॉसिबली. ओके, चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग. कंसिडरिंग के आपको पिछला सारा टॉपिक आता ही है तो हम लोग आगे चल रहे हैं. थियोरी ऑफ डिमांड कवर करते हैं. थियोरी ऑफ डिमांड में ये इसकी ये वाली जो स्लाइड है ना, मैं आपको आज शेयर करवा दूंगा. ये कंप्लीट हो गई है. क्लास के बाद मैं आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा ये. चले तो फटाफट से एक दफा वो सारा रिकॉल कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था. तो इस चैप्टर में अभी तक हमने बात करी कि डिमांड क्या होती है, व्हाट इज डिमांड. आमतौर पे जनरली हम ये समझते हैं कि डिमांड कोई भी चीज जो हम चाहते हैं वो डिमांड है, या किसी चीज की डिजायर करते हैं तो वो डिमांड है. इकोनॉमिक्स बेसिकली इन सारी चीजों में डिफरेंशिएट करता है. इकोनॉमिक्स कहता है डिजायर अलग चीज होती है, वांट अलग चीज होती है और डिमांड अलग चीज होती है. इकोनॉमिक्स कहता है कि डिमांड बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बनी है. डिमांड इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स. नंबर 1, आप किसी भी कमोडिटी के लिए ये कह सकें कि डिमांड है, उसके लिए 3 चीजों का होना जरूरी है. नंबर 1, डिजायर होनी चाहिए. इसके अलावा कस्टमर की एबिलिटी होनी चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए. अगर ये तीनों चीज होती है तो हम कहते हैं डिमांड है. लेकिन अगर हमें डिमांड ऐसे डिफाइन करना हो, व्हाट इज डिमांड, तो हम क्या कहेंगे? डिमांड को हम कह सकते हैं कस्टमर किसी भी कमोडिटी की जितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है अलग अलग प्राइसेस पे, दैट इज डिमांड. सो डिमांड इज basically the quantity of a commodity that consumer is willing and able to buy at different prices during a particular period of time. इसके बाद हमने बात करी थी कि डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस क्या है, ये बता दिया था मैंने आपको. इससे आगे हमने बात करी थी कि डिमांड को हम फर्दर 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं. डिमांड 2 तरह की होती है. एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, देन देयर इज मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है आप सिर्फ एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर रहे हैं, आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि एक कस्टमर कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस पे किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड. लेकिन हम अगर एक से ज्यादा कस्टमर्स के बारे में बात करें, दैट विल बी कॉल्ड मार्केट डिमांड. अच्छा, इंडिविजुअल डिमांड को हम टेबल के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं, करेक्ट. और अगर आप मार्केट डिमांड को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करोगे, दैट विल बी कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल. तो बेसिकली जैसे डिमांड 2 तरह की होती है, ऐसे ही शेड्यूल भी 2 तरह का होता है. इंडिविजुअल के लिए अलग बना सकते हैं आप और मार्केट की डिमांड को इंडिकेट करने के लिए अलग बना सकते हैं. ऑल राइट. इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देके भी आपको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में मैंने समझाया था. अब आगे चलते हैं. आज की क्लास का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. कौन से फैक्टर्स हैं जो कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, मतलब ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से किसी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है. देखिए, इस बात का हमें सबको आइडिया है अच्छे तरीके से कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड ना स्टेबल नहीं रहती हमेशा. किसी भी कमोडिटी की डिमांड जो है वो वक्त के साथ चेंज आता है उसके अंदर. जैसे कोई कमोडिटी है, मान लीजिए उसका रेट है 10 रुपीज और उसकी 100 यूनिट्स की डिमांड है, तो 10 रुपीज पे उसकी 100 यूनिट की डिमांड है. लेकिन अगर मार्केट कंडीशन चेंज होती है, प्राइस चेंज होता है या कोई और फैक्टर चेंज होता है, तो डिमांड चेंज हो सकती है. हम उन सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है. अब क्योंकि डिमांड 2 तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, तो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हम अलग से स्टडी करेंगे. देन वी विल डिस्कस factors affecting market demand. So first of all we will be discussing about the factors affecting individual demands only. मतलब एक कस्टमर की डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं. याद रखें, जो एक कस्टमर की डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो मार्केट डिमांड को भी अदरवाइज अफेक्ट करेंगे ही करेंगे. जो इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स होते हैं
वो मार्केट डिमांड में भी कवर होते हैं। चले आगे इस बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके बारे में आप सबको पता ही होगा, प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे मेजर फैक्टर होता है किसी कमोडिटी की डिमांड के पीछे। आप देखें ना, आप अपनी लाइफ में भी जब भी कोई चीज परचेज करने के बारे में सोचते हैं, सबसे ज्यादा कंसिडरेशन अगर किसी बात को दिया जाता है वो होता है उसकी कीमत क्या है। और आमतौर पे अगर किसी कमोडिटी की कीमत ज्यादा होती है तो आप उसको परचेज या तो करते नहीं है या फिर कम क्वांटिटी में परचेज करते हैं। और अगर प्राइस किसी कमोडिटी का डिक्रीज हो जाता है तो आप उसकी क्वांटिटी ज्यादा परचेज करते हैं। तो प्राइस जो है कमोडिटी की डिमांड को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। और किस तरीके से अफेक्ट करता है? प्राइस डिमांड को इनवर्सली अफेक्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, प्राइस डिमांड को इनवर्सली अफेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि जब आप कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करते हो तो कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और जब कमोडिटी का प्राइस आप डिक्रीज करते हैं तो कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो डिमांड, किसी भी कमोडिटी की डिमांड और उसकी कीमत के बीच में नेगेटिव रिलेशन, समझ आए? नेगेटिव रिलेशन का मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो जनरली देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। इट मींस दैट हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड एंड वाइस वर्सा। करेक्ट। नेक्स्ट, और क्या फैक्टर है सर जो किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं? और है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। देखो ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है। प्राइस तो बहुत ऑब्वियस फैक्टर है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और इसके लिए मुझे नोटबुक यूज करनी पड़ेगी। तो पहले तो ये बता दें कि प्राइस डिमांड को अफेक्ट करता है, ये बात आपको समझ आ गई अच्छे तरीके से। प्राइस डिमांड को किस तरह अफेक्ट करता है ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं रिलेटेड कमोडिटीज की। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है, और फिर हम समझेंगे कि रिलेटेड गुड का जो प्राइस है वो किसी कमोडिटी की डिमांड को किस तरीके से अफेक्ट करेगा। अभी हम रिलेटेड कमोडिटी के प्राइजेस के बारे में बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि रिलेटेड गुड होता क्या है। देखिए, रिलेटेड गुड्स ना दो तरह के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है ऐसी कमोडिटीज जो, जिसको मतलब ऐसी दो कमोडिटीज जिनको एक दूसरे की जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हैं और उनके रिप्लेसमेंट के बाद भी आपको इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा तकरीबन। उस तरह की कमोडिटी को आप सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। ऐसी दो चीजें जिनको आप एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस करें तो आपके वांट्स या आपकी आपकी सेटिस्फैक्शन में कोई खास फर्क ना पड़े, आपको सेम ही अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा अगर दोनों ही कमोडिटी के केस में, तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। बेसिकली आप किसी भी जरूरत को अगर पूरा करना चाहते हैं, उस जरूरत को पूरा करने के लिए आप दोनों में से किसी भी एक कमोडिटी को अगर चूज कर सकते हैं, उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूट। मैं आपको समझा देता हूँ गुड्स, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके इसको समझाता हूँ। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, जैसे मेरे पास ना ये दो पेन्स हैं। अब सपोज दिस इज बॉल पेन एंड दिस इज जेल पेन। रुक जाते हैं 2 मिनट, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
हाँ जी, देखिए, तो रिलेटेड गुड पे हम बात कर रहे थे। रिलेटेड गुड का मतलब है, रिलेटेड गुड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है? कोई भी दो ऐसी कमोडिटी जिनको आप एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। टू गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट। आप अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अगर दो कमोडिटी में से किसी को भी एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल में ला सकते हैं, उन दोनों कमोडिटी को आप सब्स्टिट्यूट गुड कहेंगे। जैसे मैं अभी ना आपको पढ़ाने के लिए बॉल पेन का यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर बॉल पेन जो है मेरा खत्म हो जाता है तो क्या मैं उसकी जगह पे जेल पेन यूज कर सकता हूँ? आंसर इज यस। मेरी नीड क्या है, मेरी वांट क्या है? मेरी जरूरत बेसिकली ये है कि मैं पेन का इस्तेमाल करके पढ़ाऊं। अब मैं अगर बॉल पेन का यूज करता हूं तो भी मेरी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी, मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। और अगर बॉल पेन खत्म हो जाता है तो मैं जेल पेन भी यूज कर सकता हूँ, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर बॉल पेन से पढ़ाऊंगा तो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी और जेल पेन से पढ़ाऊंगा तो मुझे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। समझ रहे हैं इसका मतलब? अगर बॉल पेन की जगह हम जेल पेन यूज करें या जेल पेन की जगह मैं बॉल पेन यूज कर लूं, तो मेरी दोनों ही सिचुएशन में दोनों ही गुड्स मेरी वांट को इक्वली सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ऐसी कमोडिटी जो आपकी वांट्स को इक्वली सेटिस्फाई करेगी, जिनको आप एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं, उन कमोडिटीज को हम सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक के केस में मान लीजिए एक कस्टमर जो है ना, वो किसी शॉप पे जाता है और वो कहता है दुकानदार से कि सर आप ना एक पेप्सी दे दो मुझे, पेप्सी। दुकानदार कहता है सर हमारे पास पेप्सी नहीं है, हमारे पास कोक है, आपको कोक चलेगा क्या? कस्टमर कहता है हाँ जी ओके, कोक दे दो, आपको इशू नहीं है। मतलब कस्टमर क्या कह रहा है कि वो पेप्सी की जगह पे कोक ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब उसके लिए, उस कस्टमर के लिए पेप्सी और कोक ना एक ही जैसे प्रोडक्ट है। वो पेप्सी की जगह पे कोक या कोक की जगह पे पेप्सी ले सकता है, यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट उसके लिए कैसे प्रोडक्ट हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। समझ आ रही है बात? तो कोई भी ऐसी दो चीजें जिनको आप एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आमतौर पे उसको हम सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। आमतौर पे आप ना बुक में ये एग्जाम्पल भी देखेंगे, टी एंड कॉफी। कुछ लोग जो है कुछ लोग जो है टी की जगह पे कॉफी या कॉफी की जगह पे टी भी कंज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए मैं दोनों ही चीजें प्रेफर करता हूँ, मैं टी भी प्रेफर करता हूँ, कॉफी भी प्रेफर करता हूँ, और मुझे मेरी जो वांट है, मेरी जो नीड होती है ना, वो दोनों ही इक्वली सेटिस्फाई कर देते हैं। मुझे मेरी नीड्स को ये दोनों ही कमोडिटीज इक्वली सेटिस्फाई करती हैं, तो मेरे लिए टी एंड कॉफी क्या हो जाएगा? मेरे लिए टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड होगा। लेकिन कई दफा कुछ कस्टमर्स ना ये कहते हैं कि नहीं सर, चाय वाली बात ना कॉफी में नहीं आती, या कॉफी वाली बात चाय में नहीं आती। हमारी जो वांट है वो कॉफी ही सेटिस्फाई कर सकता है, या हमारी वांट को सिर्फ टी ही सेटिस्फाई कर सकता है। तो इन दैट केस उसके लिए वो सब्स्टिट्यूट गुड नहीं हुआ। मैं उन कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ जो टी और कॉफी में कोई खास फर्क नहीं समझते। वो ये कहते हैं कि अगर हमें टी मिलेगा तो भी हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, और अगर कॉफी उसकी जगह मिल जाएगा तो भी कोई इशू नहीं है। तो अगर ऐसा है, अगर आपको दोनों में कोई खास फर्क नहीं समझ आता, या आप दोनों को ही इक्वल प्रेफरेंस देते हैं, तो इसकी जगह पे अगर आपको कॉफी मिले या कॉफी की जगह पे आपको टी मिल जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टी और कॉफी को इन दैट केस हम सब्स्टिट्यूट गुड कहेंगे। लेकिन अगर फर्क पड़ता है तो फिर ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। समझ आ गई बात? तो बेसिकली रिलेटेड गुड में एक कैटेगरी है सब्स्टिट्यूट गुड, वो चीजें जिनको आप एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं सेम वांट सेटिस्फाई करने के लिए। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब है ऐसी चीजें जिनको आप सिर्फ एक साथ इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। आपको अपनी कोई वांट सेटिस्फाई करनी है ना, कोई जरूरत पूरी करनी है, तो इन दोनों का साथ होना जरूरी है। दो ऐसी चीजें जिनको सिर्फ आप साथ में ही यूज करेंगे तो ही आपकी वांट सेटिस्फाई होगी, तभी आपकी जरूरत पूरी होगी, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन और सिम कार्ड। अब ये दो ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के बगैर काम की नहीं है। वैसे तो आजकल वाईफाई है, तो लोग जो है वाईफाई से मोबाइल चला लेते हैं, लेकिन एक बात कर रहा हूं मैं, मान लीजिए आपका मोबाइल फोन जो है ना, वो वाईफाई सपोर्ट नहीं करता फॉर एग्जाम्पल। तो आपका मोबाइल फोन जो है, अनलेस एंड अनटिल आप उसमें सिम कार्ड नहीं लगाओगे तो वो यूजलेस है, आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते किसी से। और अगर सिर्फ और सिर्फ सिम कार्ड की अगर हम बात करें, सिम कार्ड फोन के बगैर यूजलेस है। तो ये दो ऐसी कमोडिटीज हैं, मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड, जो एक दूसरे के साथ होंगी तो ही इस्तेमाल में आएंगी, तो ही आपकी किसी भी नीड को सेटिस्फाई कर पाएंगी।
या जैसे आपको किसी को कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए आपके पास मोबाइल और सिम कार्ड दोनों होना चाहिए। तो आपकी वांट है कॉलिंग, कांटेक्ट करना है किसी को, वो सिर्फ मोबाइल पूरा नहीं कर सकता, सिर्फ सिम कार्ड पूरा नहीं कर सकते, दोनों चीजों का एक साथ होना जरूरी है। तो वो दो चीजें जिनको आप एक साथ ही इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग इस्तेमाल में नहीं आती, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहते हैं। जैसे आमतौर पे टूथपेस्ट और ब्रश, टूथपेस्ट और ब्रश क्या है, वो भी एक साथ इस्तेमाल होने वाली चीज है ना, टूथपेस्ट एंड ब्रश, टूथब्रश। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होंगे। अगर आपके पास ब्रश है, टूथपेस्ट नहीं है, तो ब्रश यूजलेस है आपके लिए। टूथपेस्ट है लेकिन ब्रश नहीं है, तो भी वो यूजलेस है। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो दो चीजें हैं जिनको आप सिर्फ साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलेगा। और सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि दो ऐसी चीजें जिनको एक दूसरे की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर एक चीज अवेलेबल नहीं है तो दूसरी चीज से आप काम चला सकते हैं, उसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट गुड। पहले ये बताइए, रिलेटेड गुड आपको क्लियर है? मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि रिलेटेड गुड डिमांड को किस तरीके से अफेक्ट करता है, रिलेटेड गुड का प्राइस किस तरीके से अफेक्ट करता है, इस पर बात करनी बाकी है अभी। पहले ये बता दें कि रिलेटेड गुड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, व्हाट इज रिलेटेड गुड, ये आपको समझ आ गया? अनवी, चेतना, अक्षता, स्पर्श, नाइशा, चले बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। पहले एक दफा इतना हम स्लाइड से कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलिए। देखिए, डिमांड इज आल्सो अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। कमोडिटी की जो डिमांड है ना, वो कमोडिटी के प्राइस से इन्फ्लुएंस होती है, रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस से भी इन्फ्लुएंस। एक तो खुद अपनी कमोडिटी की कीमत जो है, अगर वो बढ़ जाएगी या कमोडिटी की कीमत घट जाती है तो डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। लेकिन इसके अलावा दूसरी कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी का मतलब दूसरी कमोडिटी की कीमतों में अगर चेंज आ रहा है तो भी डिमांड में फर्क पड़ता है। लेकिन कैसे फर्क पड़ेगा ये अभी नहीं बताया मैंने। अभी हम बात कर रहे हैं रिलेटेड गुड होता है क्या। तो रिलेटेड में सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब सब्स्टिट्यूट क्या चीज है? Goods which can be used in place of one another for the satisfaction of a particular want are called substitute goods. और आमतौर पे जब सब्स्टिट्यूट गुड की कीमत बढ़ती है तो उसकी वजह से जो गिवन कमोडिटी है उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ये मैं समझाऊंगा आपको, अभी इसको आप अवॉइड करें। अभी कुछ एग्जांपल्स देख लो। जैसे हमने बात करी टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड में आता है। जैसे ये वेब ब्राउजर्स हैं, तो ये सब एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। अगर आपके पास सपोज क्रोम है तो आप क्रोम से भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो भी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूजफुल है, और मोजिला फायरफॉक्स भी जो है वो आपको सेम ही फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, सेम ही सर्विसेज देगा। तो अल्टीमेटली ये तीनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। अगर आपके पास क्रोम नहीं है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर से काम चल जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं तो मोजिला से काम चल जाएगा, मोजिला नहीं तो क्रोम से चल जाएगा। अच्छा, ये भी एग्जाम्पल है जेल पेन एंड बॉल पेन, ये मैंने बता दिया किस तरीके से। इसके अलावा पेप्सी एंड कोक, या जैसे माजा और स्लाइस दोनों एक ही जैसे प्रोडक्ट्स हैं, तो माजा की जगह स्लाइस या स्लाइस की जगह आपको माजा मिले तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि ऐसी कमोडिटी जिनको आप साथ में ही इस्तेमाल करेंगे अपनी किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाएगा। जैसे जैसे कार एंड पेट्रोल। अब अगर आपके पास कार है तो आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। अगर कंसिडरिंग के आपके पास जो कार है ना वो पेट्रोल इंजन वाली कार है, तो कार चलाने के लिए आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। अगर एक बंदे के पास सिर्फ कार है, पेट्रोल नहीं है, तो कार का कोई इस्तेमाल नहीं है। और अगर एक बंदे के पास सिर्फ पेट्रोल है, उसके पास कार नहीं है, तो पेट्रोल भी वो यूज नहीं कर सकता। तो दोनों चीज जब तक कंबाइन नहीं होंगी तब तक वो आपको कोई यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगी, आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होंगी। तो इसलिए हम इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे हैं। जैसे आमतौर पे प्रिंटर और उसमें इस्तेमाल होने वाला कार्ट्रिज, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ हैं तो यूजफुल है। अगर आपके पास सिर्फ प्रिंटर है, उसमें इंक नहीं है, कार्ट्रिज नहीं है, तो आपके लिए प्रिंटर यूजलेस है। कार्ट्रिज है, प्रिंटर नहीं है, तो कार्ट्रिज यूजलेस है। इसके अलावा कैमरा और ट्राइपॉड भी आप कंसिडर कर सकते हो टू सम एक्सटेंट। जैसे कुछ लोग तो वैसे ट्राइपॉड के बगैर ही कैमरा यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास ट्राइपॉड है, आपके पास ट्राइपॉड है, तो जाहिर है आपके पास कैमरा भी होना चाहिए, अदरवाइज इस ट्राइपॉड का आप क्या करोगे? क्लियर है पॉइंट? तो कैमरा एंड ट्राइपॉड भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो क्लियर हो गया सर रिलेटेड कमोडिटीज क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे ये डिमांड को इनकी कीमतें जो है ना कमोडिटी की डिमांड को कैसे अफेक्ट करती हैं, इस पे बात कर लेते हैं। और बहुत ध्यान से
समझिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को यूजली कंफ्यूज भी करता है, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटेड कमोडिटी में सब्स्टिट्यूट गुड की। सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड की कीमत, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, वो कमोडिटी की डिमांड को किस तरह अफेक्ट करेगा, कमोडिटी की डिमांड के साथ कैसे रिलेटेड, हम ये जानना चाहते हैं। तो पहले तो हम कोई सब्स्टिट्यूट गुड कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मैं बात कर लेता हूँ टी एंड कॉफी की। ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। और मान लीजिए कस्टमर ना अभी टी प्रेफर कर रहा है, अभी टी यूज कर रहा है, हालांकि वो कॉफी भी कर सकता था लेकिन अभी वो टी कंज्यूम कर रहा है। तो जो प्रोडक्ट कस्टमर कंज्यूम करता है ना, उसे हम कहते हैं गिवन कमोडिटी। दिस इज कॉल्ड गिवन कमोडिटी। और इसका जो ऑप्शन अवेलेबल है ना, ये कॉफी जाहिर है, अगर वो टी कंज्यूम कर रहा है तो उसके पास हमेशा कॉफी कंज्यूम करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसको हम कहते हैं गिवन कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट। तो अगर टी गिवन कमोडिटी है, कॉफी उसका सब्स्टिट्यूट है। अगर वो कॉफी कंज्यूम कर रहा होता तो कॉफी क्या होता, गिवन कमोडिटी हो जाती और टी उसका सब्स्टिट्यूट होता। चलें, बहुत बढ़िया। अब देखिए प्राइस ना, डिमांड ऑफ, हम टी की डिमांड के बारे में बात करेंगे, डिमांड ऑफ टी। मान लीजिए टी की कीमत जो है ना 10 रुपए थी, तो उसकी टोटल डिमांड थी 100 कप्स की। 10 रुपए के रेट पे लोग 100 कप चाय कंज्यूम कर रहे थे, 100 कप की मार्केट में डिमांड थी। अच्छा, उस टाइम कॉफी का जो रेट था ना, उस टाइम कॉफी का रेट था मान लीजिए 15 रुपीज। कॉफी 15 की है और चाय 10 की थी, लोग चाय कंज्यूम कर रहे थे और 100 कप की इसकी टोटल डिमांड थी। अब क्या होता है, इसकी जो कॉफी की जो कीमत है ना, कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड है, ध्यान रखिएगा, कॉफी की कीमत जो है ना वो घट के हो जाती है 8 रुपीज, 8 रुपए हो जाती है। आप मेरे को बताओ, जो टी कंज्यूम करने वाले हैं, अगर कॉफी टी के मुकाबले सस्ता मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? क्योंकि वो उन दोनों, मतलब कस्टमर जो है ना, वो दोनों ही कमोडिटी को इक्वल प्रेफरेंस देता है। उसकी जो नीड है ना वो टी से भी पूरी पूरी हो जाएगी, कॉफी से भी पूरी हो जाएगी। अब बताओ, टी अगर वो कंज्यूम करेगा उसके लिए 10 रुपए देना पड़ेगा, कॉफी का रेट घट के 8 रुपए हो गया, कस्टमर इस सिचुएशन में क्या करेगा बताइए जरा? वो चाय पिएगा या कॉफी पिएगा? वो कॉफी पिएगा। कॉफी पिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर वो कॉफी पिएगा तो टी का क्या होगा, टी का रेट तो उतना ही है, 10 रुपए है, लेकिन इसकी मार्केट में डिमांड ना कम हो जाएगी, 40 कप्स की डिमांड हो जाएगी। पता है क्यों कम हो गई? क्योंकि कुछ कस्टमर जो पहले टी कंज्यूम करते थे ना, कॉफी का रेट कम होने की वजह से वो उस तरफ शिफ्ट हो गए, कॉफी पीने चले गए। हालांकि टी की कीमत आज भी उतनी है, पहले भी 10 थी कीमत, अभी भी 10 है। इसका मतलब टी की जो डिमांड है ना वो कमोडिटी के प्राइस की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही, चाय की कीमत की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही, बल्कि किसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है? रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है। कॉफी का प्राइस जो है चाय की डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, मतलब दिस इज क्रॉस कनेक्शन। प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और की इन्फ्लुएंस हो रही है, प्राइस कॉफी का, डिमांड अफेक्ट हो रही है टी की। सिमिलरली मान लीजिए कल को कॉफी का रेट बढ़ के अगर 20 हो जाता है, तो क्या इसका चाय की डिमांड पे फर्क पड़ेगा? बताइए, अगर कॉफी का रेट बढ़ के 20 हो जाता है तो सर क्या नहीं इसका पड़ेगा। चाय की डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा? सर पड़ेगा। पड़ेगा भाई, चाय 10 का ही मिलेगा, लेकिन लोग, क्योंकि रेट कॉफी का बढ़ गया है और चाय उनको कंपैरेटिवली सस्ती लगेगी, तो क्योंकि चाय का चाय रेट और तो बढ़ अभी भी 10, जाएगी, उसका चाय डिमांड बढ़ और बढ़, जाएगा। करेक्ट, तो इसका हो जाएगा 140 कप्स। ऐसे मैं ये रैंडम, ये ऐसे हाइपोथेटिकल फिगर से एग्जैक्टली ऐसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये अपनी तरफ से नंबर्स लिए। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डिमांड जो है वो चाय की इफेक्ट हो रही है, टी की इफेक्ट हो रही है, लेकिन प्राइस किसका चेंज हो रहा है? कॉफी का चेंज हो रहा है। इसे हम कहते हैं एक कमोडिटी की डिमांड जो है अपने रिलेटेड कमोडिटी, यहाँ पे रिलेटेड कमोडिटी है सब्स्टिट्यूट गुड, यहाँ पे रिलेटेड कमोडिटी है सब्स्टिट्यूट गुड। तो एक कमोडिटी की डिमांड रिलेटेड कमोडिटी के प्राइजेस की वजह से भी इन्फ्लुएंस होती है। कैसे इन्फ्लुएंस होती है देखिए जरा, अगर सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट गुड का
प्राइस इंक्रीज होता है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से गिवन गुड की, जो भी गुड कस्टमर कंज्यूम कर रहा था उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। भाई अगर कॉफी का रेट बढ़ जाएगा तो लोग चाय ज्यादा पीना शुरू कर देंगे, समझ रहे हैं बात। सिमिलरली अगर सब्स्टिट्यूट गुड का जो रेट है वो अगर कम हो जाएगा तो वो चाय के मुकाबले लोगों को सस्ती लगेगी, इसलिए चाय की डिमांड मार्केट में गिवन कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ आया। तो अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ ना, सब्स्टिट्यूट गुड की कीमत गिवन कमोडिटी की डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है, आप कहोगे सर डायरेक्टली अफेक्ट करती है। डायरेक्टली अफेक्ट करती है। डायरेक्टली का मतलब अगर सब्स्टिट्यूट की कीमत बढ़ेगी तो गिवन कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, अगर सब्स्टिट्यूट गुड की कीमत घटेगी तो गिवन कमोडिटी की डिमांड भी घट जाएगी। तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन है सब्स्टिट्यूट गुड की कीमत में, इसकी कीमत में, और गिवन कमोडिटी की डिमांड में। समझ आया। बताइए ये क्लियर है सबको, या मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाऊं। नायशा, चेतना, अक्षिता, क्लियर है। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। तो यही पॉइंट ना स्लाइड में लिखा हुआ था, यहाँ देखिए, यहाँ से एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, an increase in the price of substitute good leads to an increase in the demand for the given good। अगर substitute good की कीमत बढ़ेगी तो given commodity की डिमांड भी बढ़ जाएगी, और वाइज वर्सा भी हो। वाइज वर्सा मतलब इसका जस्ट अपोजिट भी होगा, अगर प्राइस घटेगा सब्स्टिट्यूट का तो गिवन कमोडिटी की डिमांड भी घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें कवर कर ली हमने। सब्स्टिट्यूट रिलेटेड कमोडिटी होता क्या है, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है, और सब्स्टिट्यूट गुड गिवन कमोडिटी की डिमांड को किस तरीके से अफेक्ट करता है। अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड किस तरीके से अफेक्ट करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड तो पता है आपको, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है, लिखा है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द गिवन गुड। आप बताओगे कैसा रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड की कीमत अगर बढ़ेगी तो गिवन कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कैसा रिलेशनशिप हुआ, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। चलिए ये भी मैं आपको फटाफट से एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड अफेक्ट डिमांड ऑफ गिवन गुड। देखिए हम एग्जांपल लेंगे पेट्रोल का और कार का। तो मैं मैं कार के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेता हूँ। कार को बेसिकली हम कहेंगे ये हमारा गिवन गुड है, लेकिन कार क्योंकि पेट्रोल के बगैर चलेगी नहीं तो पेट्रोल उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हो जाएगा। सर आप पेट्रोल को गिवन नहीं मान सकते क्या, बिल्कुल मान सकते हैं। पेट्रोल को आप गिवन मानेंगे तो कार कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे कार को गिवन मान रहा हूँ। अच्छा अब मान लीजिए कार का जो रेट है ना, कार का मार्केट में रेट है लेट्स से 5 लाख, और 5 लाख की जब कार है ना तो मार्केट में उसकी डिमांड है, मान लीजिए 1000 यूनिट्स की डिमांड है, 1000 कार्स ना लोग डिमांड कर रहे हैं। ये कार का प्राइस है और ये कार की डिमांड है। तो 5 लाख के प्राइस पे 1000 कार की डिमांड है। अगर कार का प्राइस रिड्यूस हो जाता है, अगर कार का प्राइस 5 से 4 हो जाता है, 3 हो जाता है, तो जाहिर है इसकी डिमांड बढ़ेगी। और अगर कार का प्राइस जो है 5 से ऊपर चला जाता है, 7 हो जाता है, 8 हो जाता है, 10 हो जाता है, तो इसकी डिमांड घटेगी। ये तो हम पहले सीख चुके हैं कि कार की डिमांड कार के प्राइस से इन्फ्लुएंस होगी। लेकिन अभी सुनिए, कार का प्राइस है 5 लाख, डिमांड 1000 है। अभी पेट्रोल का रेट चल रहा था मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज पर लीटर, 70 रुपए पर लीटर चल रहा है। लोग 5 लाख रुपए में कार परचेज कर रहे हैं और 1000 कार लोग परचेज करना चाहते हैं, अलग अलग कस्टमर्स मिलके। अब क्या होता है मार्केट में ना, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। मान लो पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ के हो जाती है 120। बताइए जरा, जब पेट्रोल की कीमत 120 रुपए हो जाएगी तो क्या इससे कार की डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड कार की और बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, क्योंकि कार से ट्रेवल करना कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हो जाएगा,
इसलिए लोग कंपैरेटिवली कार कम परचेज करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कार की कीमत तो आज भी सेम है, 5 लाख। करेक्ट? लाख की स्पेलिंग कैसे लिखी है मैंने? लैक्स, लैक्स, 5 लाख। लेकिन कार की डिमांड जो है वो आ गई सपोज 700 कार्स पे, अब सिर्फ 700 कार्स की डिमांड है। रीजन क्या है? क्या कार की कीमत उसका रीजन है डिमांड घटने का? आंसर इज नो। कार की डिमांड कम हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द पेट्रोल। मतलब पेट्रोल का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। आपको कैसा रिलेशनशिप नजर आ रहा है पेट्रोल के प्राइस में और कार की डिमांड में? देयर इज नेगेटिव रिलेशन। प्राइस पेट्रोल का कंसिडर कर रहे हैं हम, और डिमांड जो है हम कार की कंसिडर कर रहे हैं। डिमांड किसी और प्रोडक्ट का है, प्राइस किसी और प्रोडक्ट का है, दिस इज क्रॉस कनेक्शन। बट प्राइस पेट्रोल का बढ़ेगा, डिमांड इसकी कम हो जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे? देयर इज नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशन है। प्राइस बढ़ता है, डिमांड इसकी कम होती है। सिमिलरली अगर कल को प्राइस 50 रुपीज पर लीटर हो जाता है तो आपके लिए पेट्रोल खरीदना सस्ता, पेट्रोल और कार से ट्रेवल करना भी इनएक्सपेंसिव हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो आप जाहिर है सेम अमाउंट वाली कार जो है ज्यादा परचेज करेंगे लोग, जो है और ज्यादा कार परचेज करना शुरू कर देंगे। 1500 कार की डिमांड हो गई तो पेट्रोल का रेट अगर हम घटा देते हैं तो कार की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशन सर। समझ आ गया? रिलेटेड गुड क्लियर हो गया। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। रिलेटेड गुड कमोडिटी की डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है ये भी क्लियर हो गया। सब्स्टिट्यूट अफेक्ट करता है डायरेक्टली, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड अफेक्ट करेगा इनवर्सली, नेगेटिवली। सबको क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? क्लियर है। क्लियर है। देखिए तो ये लास्ट वाली जो लाइन है पढ़ लेते हैं एक बार। An increase in the price of the complementary good leads to decrease in the demand for a given good and vice versa। ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको बता ही दिए थे, ये सारे एग्जांपल्स इसके प्रिंटर, कार्ट्रिज, कैमरा, ट्राइपॉड, और इसके अलावा और भी एग्जांपल्स आप कंसिडर कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं कि डिमांड को सर आपने दो फैक्टर्स बताए। एक तो बता दिया कि कमोडिटी की जो कीमत है वो अफेक्ट करती है डिमांड को। इसके अलावा आपने कहा जो कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं वो अफेक्ट करते हैं डिमांड, उसकी डिमांड को, उसकी कीमतें अफेक्ट करती हैं। जैसे सपोज मेरे पास मोबाइल फोन है ना, दिस इज रियलमी। अब अगर मेरे पास एक रियलमी ही तो एक लौता ऑप्शन नहीं है ना परचेज करने का, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है। अब रियलमी के मुकाबले इतने सारे फोन है, अगर कोई सस्ता होगा ना तो रियलमी की जगह पे मैं वो परचेज कर सकता हूँ। इसका मतलब रियलमी की डिमांड ना इसके जैसे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी कीमतों पे डिपेंड करती है। इसका मतलब कस्टमर की डिमांड खुद रियलमी की कीमत की वजह से तो इन्फ्लुएंस होती ही होती है, इसके अलावा रियलमी जैसे जो दूसरे प्रोडक्ट बाजार में जो सब्सटीट्यूट हैं इसके, उसके प्राइस से भी इन्फ्लुएंस होती है। आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जी कस्टमर की इनकम भी तो सर डिमांड को अफेक्ट करती होगी, है ना? कस्टमर की इनकम डिमांड को अफेक्ट करेगी नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। आप में से कोई बताएगा मेरे को आमतौर पे जनरली कमोडिटी की जो डिमांड है वो इनकम के साथ किस तरह रिलेटेड है? डायरेक्टली है या इनवर्सली है? हाउ इनकम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी? डायरेक्टली अफेक्ट करेगा या इनवर्सली अफेक्ट करेगा? डायरेक्टली। डायरेक्टली। क्यों डायरेक्टली? क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी तो जाहिर है वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है, इसलिए डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर इनकम बढ़ेगी, इनकम घट जाएगी तो वो कम क्वांटिटी परचेज करेगा, इसलिए ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी। तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इनकम डिमांड को किस तरह अफेक्ट करता है ना, इसका थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। एक्चुअली कस्टमर की इनकम डिमांड को अफेक्ट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कस्टमर्स इनकम विल अफेक्ट डिमांड ऑफ द कमोडिटी, डिमांड ऑफ कमोडिटी। लेकिन कस्टमर की इनकम डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगी? हाउ डिमांड ऑफ इनकम, सॉरी डिमांड ऑफ कंज्यूमर, सॉरी इनकम ऑफ कंज्यूमर अफेक्ट द डिमांड ऑफ कमोडिटी? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कमोडिटी। देखो गुड्स को ना हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। गुड्स एक होता है आपका नॉर्मल गुड, और एक होता है इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड को आप सीधा सीधा आप समझ सकते हैं जो
पुअर क्वालिटी के गुड्स होते हैं ना, जो खराब क्वालिटी के गुड्स हैं उसको हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं। और नॉर्मल गुड का मतलब जो इंफीरियर के मुकाबले अच्छी क्वालिटी के हैं वो नॉर्मल गुड्स हैं। जो भी हम यूज कर रहे हैं ना वो हमारे लिए नॉर्मल गुड होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि कस्टमर की इनकम बढ़ जाएगी ना तो हमेशा हर सिचुएशन में डिमांड बढ़ी जाती है, ऐसा नहीं होता। कस्टमर की इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है एक्चुअली कि हम किस तरह के कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कमोडिटी कितने तरह की? 2 तरह की। नॉर्मल कमोडिटी हो सकती है, इंफीरियर हो सकती है। मान लीजिए मैं बात कर लेता हूं मिल्क के कॉन्टेक्स्ट में। हम बात कर रहे हैं दूध की। मार्केट में ना 2 तरह के दूध अवेलेबल होते हैं यूजुअली। एक होता है फुल क्रीम और एक होता है टोन मिल्क। पता है ना सबको, ये टोन मिल्क और फुल क्रीम मिल्क आता है मार्केट में। ये आप लोगों को क्लियर है या कुछ और एग्जांपल देना पड़ेगा मुझे? बताइए। फुल क्रीम और टोन मिल्क का आपको आइडिया है? 2 तरह के मिल्क आते हैं बाजार में। Yes, sir. ओके। Yes. तो देखो फुल क्रीम अगर मैं ऐसे कंपेयर करूँ ना तो आप मेरे को बताओ इसमें कौन सा प्रोडक्ट जो है ना घटिया क्वालिटी का है। मतलब मैं ऑब्वियसली मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा प्रोडक्ट को, मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग मैं ये जानना चाहता हूँ इन दोनों में कौन सा नॉर्मल है कौन सा इंफीरियर है। अगर आपको कैटेगराइज करना पड़े तो कौन सा इंफीरियर है कौन सा नॉर्मल है, बताइए। सर फुल क्रीम ना दिस इज नॉर्मल। इसको नॉर्मल बेसिकली समझ ले, जो अच्छी क्वालिटी का होता है इसको हम नॉर्मल कहते हैं, और जो खराब क्वालिटी का है ना इसको हम कहेंगे इंफीरियर। इंफीरियर, समझ आ रही बात? अब एक बात बताओ, एक कस्टमर है जिसकी इनकम लो है, कस्टमर है जिसकी लो इनकम है। तो आप मेरे को, क्योंकि आपको ये भी आइडिया होगा, अगर आपको ये पता है 2 तरह के मिल्क हैं तो आपको आइडिया होगा कि कौन सा वाला मिल्क सस्ता आता है कौन सा महंगा आता है। फुल क्रीम ना कंपैरेटिवली आपको 4-5 रुपए महंगा मिलता है और टोन मिल्क ना थोड़ा बहुत आपको सस्ता मिलेगा। तो अगर एक बंदे की इनकम लो है, आप मेरे को बताइए वो कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर रहा होगा? वो फुल क्रीम परचेज कर रहा होगा या टोन परचेज कर रहा होगा? सर टोन। क्योंकि इनकी, हाँ करेक्ट, क्योंकि उसकी इनकम लो है तो वो कौन सा परचेज करेगा? जाहिर है वो टोन मिल्क परचेज कर रहा होगा। अच्छा आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। जब कस्टमर टोन मिल्क परचेज कर रहा है ना, क्योंकि उसकी इनकम कम है तब तक वो उसको नॉर्मल ही लगता है, याद रखो। अगर एक बंदा अपने कम इनकम होने की वजह से किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है ना, वो उसके लिए नॉर्मल है एकदम। वो उसको अभी घटिया नहीं लग रहा, वो उसको इंफीरियर नहीं लग रहा, वो उसको नॉर्मल समझ के ही कंज्यूम कर रहा है। और हो क्या रहा था कि उसकी इनकम कम थी और इनकम कम होने की वजह से वो सिर्फ, मान लीजिए उसके घर की रिक्वायरमेंट है 4 पैकेट की, लेकिन क्योंकि उसकी इनकम कम होती है इसलिए वो सिर्फ 2 पैकेट ही परचेज करता है। 2 पैकेट परचेज करता है। और सपोज मिल्क का जो रेट है ना, मिल्क का रेट है 20 रुपीज पर पैकेट, तो 20 रुपए के रेट पे वो घर 2 पैकेट लेके जाता है। क्लियर है पॉइंट? अब क्या होता है, कस्टमर की इनकम में इंक्रीज हो जाता है। कस्टमर जो है कल तक गरीब था वो अमीर हो गया, फॉर एग्जाम्पल। क्या अब उसका उसका ना बहुत मतलब कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम जनरेट होने लगी, ठीक ठाक पैसे कमाने लगा। अब मेरे को बताओ जब वो इनकम अर्न करने लगेगा तो अब उसको टोन मिल्क अभी भी उसको नॉर्मल लगेगा या अब इंफीरियर लगने लगेगा उसको? बताइए। जब एक बंदे की इनकम बढ़ जाएगी तो जो चीज वो कंज्यूम कर रहा था ना, अब क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है वो बेहतर चीज अफोर्ड कर सकता है, तो जो वो कंज्यूम कर रहा था ना वो उसको बेकार लगेगा, वो उसको लगेगा इंफीरियर है। क्योंकि उसकी जेब में पैसा है तो वो अब इस पैसे का इस्तेमाल करके बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। तो जैसे ही इनकम बढ़ेगी अब उसको लगेगा ये तो इंफीरियर है, मुझे तो, मैं तो, मेरी जेब में इतना पैसा है कि मैं फुल क्रीम मिल्क परचेज कर सकता हूँ। अब ध्यान से सुनो, जब कस्टमर की इनकम बढ़ जाएगी तो आपको लगता है कि वो टोन मिल्क ही जाके परचेज करेगा और ज्यादा? बताइए। अगर कस्टमर की इनकम बढ़ जाएगी तो वो टोन मिल्क परचेज करेगा या फुल क्रीम मिल्क परचेज करना शुरू कर देगा? फुल क्रीम। फुल क्रीम। अब ध्यान से सुनो, अगर वो फुल इनकम बढ़ गई है तो 20 रुपए के रेट पे टोन मिल्क की डिमांड का होगा क्या? टोन मिल्क की डिमांड हो गई 0, क्योंकि उसकी जेब में पैसा है इसलिए वो टोन मिल्क परचेज ही नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए, इनकम कस्टमर की बढ़ी थी, कस्टमर की इनकम में इंक्रीज हुआ है, तो आइडियली हम कहते हैं कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड में भी इंक्रीज होता है। इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा। यहाँ तो कस्टमर की इनकम बढ़ रही है ना तो वो प्रोडक्ट ही चेंज कर रहा है, वो कह रहा है मैं इसको, मुझे ये परचेज ही नहीं करना है। समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है क्योंकि वो इंफीरियर प्रोडक्ट परचेज कर रहा था। तो कहने का ये मतलब है, अगर इंफीरियर गुड के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे ना,
इन्फीरियर गुड के केस में ऐसा नहीं होता है कि जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाए। इनकम बढ़ेगी तो एक बंदे की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, वो बेहतर प्रोडक्ट परचेज करने की कैपेबिलिटी रखेगा, इस वजह से इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी। तो इंफीरियर गुड के केस में देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। इफ देयर इज इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ही विल परचेज लेस यूनिट्स ऑफ द इंफीरियर गुड। और अगर जैसे जैसे इनकम कम हो जाएगी, मान लो इस कस्टमर की जिसकी हम बात कर रहे थे, इसकी इनकम वापस से लो हो जाती है, तो वो वापस से टोन मिल्क परचेज करना शुरू कर देगा, तो टोन मिल्क की डिमांड वापस से बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? तो इंफीरियर गुड के केस में देयर इज नेगेटिव रिलेशन, देयर इज नेगेटिव रिलेशन। लेकिन अगर एक बंदा ऑलरेडी फुल क्रीम मिल्क यूज कर रहा होता, मान लीजिए एक बंदे के घर पे ना 4 पैकेट की जरूरत है, लेकिन वो अभी फुल क्रीम सिर्फ 2 ही पैकेट परचेज करता था, नॉर्मल पे है ऑलरेडी, जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो अब 4 पैकेट परचेज कर सकता है। तो नॉर्मल गुड के केस में तो इनकम बढ़ती है, आपकी डिमांड बढ़ती है। नॉर्मल गुड के केस में इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। इंफीरियर गुड के केस में ऐसा नहीं होता। समझ आया? एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए लेट्स से मेरी इनकम लो है फॉर एग्जांपल, और क्योंकि मेरी इनकम लो है तो मैं अभी ना मैं रियलमी यूज कर रहा हूँ। रियलमी आ जाता है 20,000 रुपए का, मैंने कहा ठीक है रियलमी यूज करेंगे। अब मेरी इनकम जब और अच्छा आज के रेट में आप मेरे से पूछोगे ना सर रियलमी कैसा फोन है, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, फीचर्स भी अच्छे हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटी है इसके अंदर, A1 क्वालिटी का फोन है। ये सब मैं पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली अभी ये मानता हूँ कि अच्छा फोन है, क्योंकि मेरे बजट के दायरे में यही था, तो मुझे यही अच्छा लग रहा है। कल को क्या हुआ, मेरी इनकम बढ़ गई, जब मेरी इनकम बढ़ेगी ना, तो आपको लगता है मैं एक और रियलमी खरीद के ले आऊंगा घर में? मैं कहूंगा अच्छा मेरी इनकम अब बढ़ गई है तो मैं एक काम करता हूँ, एक और फोन परचेज कर लेता हूँ, रियलमी ही परचेज कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होगा। जब मेरी इनकम बढ़ेगी ना, मैं रियलमी परचेज ही नहीं करूंगा, अब मेरे को रियलमी खराब लगने लगेगा। इनकम के बढ़ते ही मैं किसी अच्छे मैं सपोज मैं आईफोन परचेज कर लूंगा, या दूसरा कोई और फोन परचेज कर लूंगा जो इससे बेहतर हो। समझ रहे हैं बात? तो हम ये नहीं कह सकते कि इनकम के बढ़ने पर डिमांड हमेशा बढ़ती है, बल्कि इनकम डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि हम किस गुड की बात कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं तो इनकम डिमांड को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इंफीरियर गुड की बात कर रहे हैं तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड जो है आपकी कम हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिवली अफेक्ट करता है। समझे बात? जैसे अगर हम बात करें कपड़ों के सेंस में बात कर लो, क्लोथिंग, देखो 2 वैरायटी आती है कपड़ों में, ऐसे मैं ब्रॉडली कैटेगराइज कर रहा हूँ। एक तो आता है सपोज, एक आता है कॉटन, एक आता है टेरिकॉट। आप जानते हैं इसके बारे में, टेरिकॉट एंड कॉटन। कॉटन ना कंपैरेटिवली बेहतर, टेरिकॉट के मुकाबले बेहतर कंसिडर किया जाता है और महंगा भी आता है। लेकिन टेरिकॉट जो है वो खराब क्वालिटी का होता है और सस्ता भी आता है। तो अगर किसी बंदे की इनकम कम है, वो मजबूरन कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा, अभी कौन सा क्लोथ यूज कर रहा होगा? टेरिकॉट। वो शर्ट उसको बनवानी है, पैंट उसको सिलवानी है, कुछ भी करना है, वो टेरिकॉट का कपड़ा यूज कर लेता है। लेकिन जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी, आपको लगता है कि वो टेरिकॉट की शर्ट जाके परचेज करेगा, टेरिकॉट की पैंट्स परचेज करेगा? आंसर इज नो। अगर उसकी जेब में पैसा आएगा तो टेरिकॉट यूज करना बंद कर देगा, वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर? कॉटन। समझ रहे हैं बात? कॉटन, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वहां पे कॉटन बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू दी टेरिकॉट। तो टेरिकॉट से जब इनकम बढ़ेगी ना, तो टेरिकॉट से कस्टमर सीधा शिफ्ट होके कॉटन पे आ जाएगा। तो आप सोचो जरा, जब इनकम बढ़ रही है, क्या टेरिकॉट वाले क्लोथ की डिमांड बढ़ रही है? आंसर इज नो। समझ रहे हैं? तो हम ये नहीं कह सकते ना कि इनकम डिमांड को हमेशा पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी या घटेगी डिपेंड करेगा नॉर्मल गुड है या इन्फीरियर, मतलब टाइप ऑफ गुड पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे हमने टाइप ऑफ गुड को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया, नॉर्मल, इन्फीरियर। नॉर्मल में पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, इन्फीरियर में नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कुछ पूछना है आप लोगों को? कोई बात समझ नहीं आई हो तो? नाइशा, चेतना, अनवी, स्पर्श? क्लियर है। बहुत बढ़िया। चले, इसके अलावा 1-2 फैक्टर्स और है, फटाफट से कर लेते हैं। देखिए, इसके अलावा कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है। कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस, देखो टेस्ट और प्रेफरेंस में प्राइमरीली हम 3 चीजें इंक्लूड करते हैं। फैशन भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस का हिस्सा है, हैबिट भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस का हिस्सा है, और कस्टम्स भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस का ही पार्ट होता है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस किस तरीके से अफेक्ट करता है? सबसे पहले बात कर लेते हैं फैशन की।
आपको पता ही है, अगर कोई चीज ट्रेंड में है तो उसकी डिमांड यूजुअली बढ़ती है, और आउट ऑफ ट्रेंड है तो उसकी डिमांड जो है घट जाती है। जैसे एक जमाने में रिप्ड जीन्स, कोई कोई रिप्ड जीन्स को पूछता नहीं था। अगर किसी ने रिप्ड जीन्स पहन लिया तो भाई उसको ना लोग क्रिटिसाइज ही करते थे, लोग कहते थे कैसे कपड़े पहने हैं इसने। लेकिन आज की डेट में रिप्ड जीन्स का फैशन है, ट्रेंड में है। और इवन दो वो महंगा है, जो ऑर्डिनरी जीन्स आती है अगर वो 1000 रुपए की है, रिप्ड जीन्स मार्केट में 1200, 1300, 1500 की भी है, तो लोग रिप्ड जीन्स प्रेफर कर रहे हैं। आपको रीजन पता है क्या है इसका? रीजन इज ट्रेंडिंग है, वो फैशन में है। तो अगर कोई चीज फैशन में है तो फैशन की वजह से भी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। अगर आउट ऑफ फैशन हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, कोई चीज फैशन में है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे एक जमाने में आपको, आपने देखा होगा पुरानी अगर पिक्चरें, पुरानी फिल्में अगर आपने देखी हैं तो उसमें एक्टर्स ना बेल बॉटम पैंट्स पहनते थे। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, इस तरह के जो एक्टर्स थे, अब उस जमाने में उस तरह के पैंट्स का ट्रेंड था, चलन था, फैशन था। तो उस जमाने में उस तरह के कपड़ों की डिमांड थी। लेकिन जब जमाना बदल गया, फैशन बदल गया, ट्रेंड बदल गया, तो आज के डेट में उस तरह के कपड़ों को कोई भी नहीं पूछता। समझ रहे हैं? तो डिमांड बहुत हद तक फैशन पे भी डिपेंड करती है। तो प्राइस भी इफेक्ट करता है, नो डाउट। सब्स्टिट्यूट गुड भी इफेक्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की कीमतें भी इफेक्ट करती हैं, इनकम भी इफेक्ट करती है। लेकिन एट द सेम टाइम फैशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करेगा। इसके अलावा कस्टमर की हैबिट, एक कस्टमर किसी चीज का अगर आदी है, हैबिचुअल है, तो यूजुअली उसकी डिमांड वो ज्यादा करता है। और अगर वो आदतें बदल दे, अगर वो अपनी आदत चेंज कर दे, तो उसकी डिमांड आमतौर पे कम हो जाएगी। तो अगर आप किसी चीज के हैबिचुअल हैं, आपकी डिमांड बढ़ेगी। और अगर आप किसी चीज के हैबिचुअल नहीं हैं, या आप हैबिट खत्म करना चाहते हैं, तो आप यूजुअली कम डिमांड करेंगे। इसके अलावा कस्टम की अगर हम बात करें, कस्टम का मतलब होता है कि सोसाइटी में किस तरह के रिवाज फॉलो किए जाते हैं, उसे कस्टम कहते हैं हम। जैसे अपनी सोसाइटी में रिवाज है कि दिवाली के टाइम पे हम पटाखे जलाते हैं, होली में हम रंग लगाते हैं, ईद में हम कुर्ता पहनते हैं। तो ये सब क्या है? ये कस्टम का पार्ट है। और इस वजह से आप देखोगे कि जब दिवाली का टाइम आता है तो पटाखों की डिमांड बढ़ जाती है, होली का टाइम आता है तो रंगों की डिमांड बढ़ जाती है, इंडिपेंडेंस डे का टाइम आता है तो फ्लैग की डिमांड बढ़ जाती है, या पतंगों की डिमांड, दिल्ली में पतंग उड़ाते हैं लोग तो पतंगों की डिमांड बढ़ जाती है। आपको क्या लग रहा है इसके पीछे क्या फैक्टर है? क्या फैशन फैक्टर है? नहीं सर, यहाँ पे फैशन नहीं। क्या कमोडिटी का प्राइस फैक्टर है कि भाई दिवाली के टाइम पे चीजें सस्ती हो गई इसलिए लोग परचेज कर रहे हैं? नहीं, पटाखे इसलिए परचेज नहीं कर रहे क्योंकि वो सस्ता हो गया, बल्कि रिवाज का हिस्सा है, वो कस्टम है, ट्रेडिशन है कि हमें दिवाली के टाइम पे पटाखे जलाने हैं इसलिए हम पटाखे परचेज करेंगे, रंग लगाना है इसलिए हम रंग परचेज करेंगे। समझ रहे हैं? तो डिमांड कस्टम से भी इन्फ्लुएंस होती है। इसके अलावा डिमांड जो है जो कस्टमर है उसकी एक्सपेक्टेशन पे भी डिपेंड करती है। एक्सपेक्टेशन समझते हैं कि वो, उसकी एक्सपेक्टेशन आने वाले वक्त से क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी, मतलब उसे क्या लगता है कि आने वाले टाइम में किसी कमोडिटी की कीमत का क्या होगा, वो बढ़ेगी या घटेगी। मान लो आप कोई कमोडिटी, जैसे मान लीजिए हम बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, बात कर लेते हैं शुगर की। आप शुगर परचेज करके लाते हो, या आपकी मम्मी जो है शुगर परचेज करके लाती है मार्केट से, 40 रुपए 50 रुपए का रेट है। अब आप जो है यूजुअली मान लीजिए घर के इस्तेमाल के लिए 2-3 किलो आप एक दफा में शुगर परचेज करते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता लगे, अगर आपसे कोई आके ये कहता है कि भाई शुगर का रेट ना वो बढ़ने वाला है, वो 200 रुपए पर केजी होने वाला है, तो आप क्या करोगे? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि रेट ना आगे बढ़ने वाला है, तो आप खरीदना शुरू कर देंगे, आप ज्यादा परचेज करेंगे। आप समझ रहे हैं कि अगर आपको चीज महंगी भी मिल रही है तो भी आप ज्यादा परचेज कर रहे हो। आमतौर पे क्या होता है, महंगी मिलती है हम डिमांड कम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे महंगा मिल रहा है उसके बाद हम ज्यादा, उसके बावजूद आप जो है ज्यादा परचेज कर रहे हो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आने वाले टाइम में रेट और बढ़ेगा। तो कस्टमर की जो डिमांड है वो उसकी एक्सपेक्टेशन पे भी डिपेंड करती है। अगर कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेट बढ़ने वाला है आगे, तो वो खरीद लेगा। अगर उसको लगता है रेट आने वाले टाइम में घटेगा तो वो नहीं परचेज करेगा, डिमांड कम करेगा, तब तक वेट करेगा जब तक रेट घट नहीं जाता। तो एक्सपेक्टेशन जो है कस्टमर की उस पर भी डिपेंड करता है कि डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी। जैसे यहाँ लिखा है, एक्सपेक्टेशन इज दैट प्राइस में रिड्यूस इन द फ्यूचर, प्राइस आने वाले टाइम में घटेगा। तो कस्टमर क्या कर रहा है? कस्टमर अभी परचेज नहीं कर रहा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ेगा, तो क्या करेगा? वो जाहिर है ज्यादा क्वांटिटी परचेज करना शुरू कर देगा, तो डिमांड बढ़ जाएगी इस केस में। समझ आ गया सबको? तो ये सारे फैक्टर्स है इंडिविजुअल डिमांड के, जिसमें हमने बात करी इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में बेसिकली प्राइस ऑफ कमोडिटी है, इनकम ऑफ कंज्यूमर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, फिर कस्टमर का प्रेफरेंस है, ठीक है, इसके अलावा कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है। ये सारे फैक्टर्स हमने
इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स हम कवर कर रहे थे, ये कर लिया है। तो इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछिए। नाइशा, चेतना, अक्षिता, स्पर्श, अनवी, कोई डाउट है आप लोगों को? सब समझ आया नहीं आया? क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है। तो देखिए जितना भी टॉपिक आज हमने क्लियर किया है ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। याद रखिएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स अभी हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में किया ना, सबसे ज्यादा समझने लायक चीज वही है। और उसमें क्या है कि मैंने आपको क्या बताया था, रिलेटेड कमोडिटी सबसे पहले बताया। रिलेटेड कमोडिटी बेसिकली क्या है सर? रिलेटेड कमोडिटी को हम समझ सकते हैं दोस्तों में क्लासिफाई करके, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट वो चीजें हैं जिनको आप एक दूसरे की जगह पे इजीली यूज कर सकते हो अपनी किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। और कॉम्प्लीमेंट्री वो है कि किसी भी वांट को अगर आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं, किसी भी जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, तो उन दोनों का साथ होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आप ये याद रखें कि रिलेटेड सब्स्टिट्यूट गुड की जो कीमत है वो कमोडिटी के प्राइस को किस तरीके से, कमोडिटी की डिमांड, गिवन कमोडिटी की डिमांड को किस तरीके से अफेक्ट करेगी। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि अगर कमोडिटी का प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा तो गिवन कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड डिमांड ऑफ द गिवन गुड। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड की कीमत और डिमांड ऑफ द गिवन गुड नेगेटिवली रिलेटेड है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल का प्राइस घटेगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकम वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इनकम बेसिकली डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। आप हमेशा कहोगे सर इनकम डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से वाले गुड की बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल गुड की तो वो उसको पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, और अगर हम बात कर रहे हैं इंफीरियर गुड की तो वो उसको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे चेंजेस इन डिमांड की, कि डिमांड में किस किस तरह के चेंजेस पॉसिबल हैं, और हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। सर आप ये वाली पीपीटी अभी शेयर करोगे? हाँ मैं कर दूंगा थोड़ी देर, अभी एक और क्लास है मेरी इसके बाद, तो मैं उससे फ्री हो जाऊंगा तो शेयर करवा दूंगा। ऑलराइट सर, थैंक यू। अच्छा अनवी एक सेकंड, Yes. आपको डाउट्स है ना शायद स्टैटिस्टिक्स के? निष्कर्ष का मेरे पास मैसेज आया था एक्चुअली कि आप Yes. क्लास अरेंज करवाना चाह रहे हो। तो आपको कौन से टॉपिक्स में डाउट है बता दोगे मेरे को, सो दैट मैं अकॉर्डिंगली वो टॉपिक्स प्रिपेयर कर लूँ आपको हेल्प करने के लिए। एक सेकंड सर, मैं खोल लेती हूँ। सो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक एक तो एग्जांपल्स है, एक है ग्रुपिंग ऑफ मोड ठीक है, ओके, ग्रुपिंग, एंड डिस्क्रीट सीरीज इन मीडियन। ठीक है, ऑलराइट। एक और है सर, मेरे को वो मैंने एग्जांपल मार्क कर रखा है कि मेरे को एग्जांपल करना है, पर बुक में देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप एक काम करना, जो भी डाउट्स है ना आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो बेसिकली, कि आप ये क्लियर कर लें कि आपको क्या क्या पूछना है, उसके Yes, अकॉर्डिंगली हम sir. क्लास ऑर्गेनाइज कर देंगे। ठीक है, ताकि फिर वो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ना रहे कि सर मुझे याद नहीं आ रहा है और कौन से डाउट थे अभी ध्यान में नहीं है। तो आप अच्छे से रेडी कर लेना सारे डाउट, उसके Yes, sir. अकॉर्डिंग हम उसको रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, मिलते हैं Alright, नेक्स्ट क्लास sir. में। ऑलराइट, बाय। Thank you, sir.